नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे प्यारे भविष्य के शिक्षकों, आप सभी का मान एजुकेशन के इस डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना मान सर और मेरे साथ है हमारी होनहार स्टूडेंट पलक। हेलो एवरीवन। तो पलक और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले चलो एक टाइम मशीन में चलते हैं। इमेजिन करो, आज से 30-35 साल पहले का जमाना। रीट की परीक्षा हुई है, रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन आपको, जो शायद किसी दूर दराज के गांव में रहते हैं, ये खुशखबरी मिलती है पूरे 15 दिन बाद, जब डाकिया हांफता हुआ साइकिल पर आता है और आपके हाथ में एक चिट्ठी थमाता है। उस चिट्ठी को खोलने में जो धक-धक होती थी, जो इंतजार होता था, वो एक अलग ही दौर था। वाओ सर, 15 दिन, आज तो हम सोच भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। और अब आज का जमाना देखो। रीट का रिजल्ट आने की घोषणा होती है और रिजल्ट आने से 10 मिनट पहले ही ट्विटर, अब एक्स पर #रीट रिजल्ट ट्रेंड करने लगता है। लाखों लोग एक साथ वेबसाइट पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही सेकंड्स में आपकी महीनों की मेहनत का नतीजा आपकी आंखों के सामने होता है। दोस्तों, ये जो चिट्ठी से लेकर ट्वीट तक का सफर है ना, ये जो 15 दिन से 15 सेकंड का फासला है, यही है हमारी आज की ब्लॉकबस्टर मूवी का हीरो, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी। और हम आईटी के इसी सामाजिक प्रभाव को परत दर परत खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इस एक चीज ने हमारे समाज, हमारी सरकार, हमारी अर्थव्यवस्था और यहां तक कि हमारे रिश्तों को भी पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये हमारी और आपकी कहानी है। पलक, पहले हमारा समाज औद्योगिक समाज कहलाता था, जहां फैक्ट्रियां, मशीनें और उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण थे। लेकिन आईटी क्रांति ने एक नए समाज को जन्म दिया, जिसे हम कहते हैं सूचना समाज यानी इंफॉर्मेशन सोसाइटी। सूचना समाज, इसका मतलब क्या है सर? बहुत अच्छा सवाल। सूचना समाज का मतलब है एक ऐसा समाज जहां जानकारी यानी इंफॉर्मेशन और डेटा का निर्माण, वितरण और उपयोग ही सबसे बड़ी आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक गतिविधि बन जाए। आज जिसके पास डेटा है, वही असली राजा है। आज तेल या सोने से भी कीमती चीज है डेटा। और इस सूचना समाज की नींव रखी है भारत में आई डिजिटल क्रांति ने। चलो 2025 के बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ों से इस क्रांति की विशालता को समझते हैं, क्योंकि यहीं से परीक्षा में सीधे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन आंकड़ों को अपने दिमाग में स्कैन कर लो, क्योंकि ये हमारे पूरे चैप्टर का आधार है। इंटरनेट यूजर्स का महासागर। जनवरी 2025 तक हमारे देश भारत में 806 मिलियन यानी लगभग 80.6 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये संख्या अमेरिका की कुल आबादी से भी दुगनी से ज्यादा है। ये दिखाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टेड लोकतंत्र है। मोबाइल कनेक्शन का अंबार। भारत में 1.12 बिलियन यानी 112 करोड़ एक्टिव मोबाइल कनेक्शन है। इसका मतलब है कि हमारी आबादी से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन है। कई लोगों के पास दो सिम हैं, एक पर्सनल, एक प्रोफेशनल। लेकिन ये क्रांति हुई कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण है डेटा की कीमतों में आई भारी गिरावट। सोचो, 2014 में 1 GB डेटा के लिए हमें लगभग 308 रुपए देने पड़ते थे, जबकि 2022 तक ये कीमत घटकर मात्र 9.34 रुपए प्रति जीबी रह गई। इसी सस्ते डेटा ने गांव-गांव, घर-घर तक इंटरनेट को पहुंचाया है। रॉकेट स्पीड इंटरनेट सिर्फ सस्ता ही नहीं, बल्कि तेज भी। आज 2025 में भारत में औसत मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड स्पीड 100.78 MBPS तक पहुंच गई है। आज हम HD मूवीज बिना बफरिंग के देख सकते हैं, ये उसी का कमाल है। तो पलक, इन आंकड़ों से क्या समझ में आता है? ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की कहानी कहते हैं। जब करोड़ों लोग, खासकर गांवों और छोटे शहरों के लोग सस्ते और तेज इंटरनेट से जुड़ते हैं, तो वो सिर्फ उपभोक्ता नहीं बनते, बल्कि वो सरकार से सीधे जुड़ने की ताकत हासिल करते हैं। और यहीं से सरकार के काम करने का तरीका भी बदल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का आधार क्या है? सरकार का अपने नागरिकों तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। और जब सरकार टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शासन करती है, तो उसे खास नाम दिया जाता है। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर आरपीएससी में एक सवाल पूछा था। चलो देखते हैं तुम जवाब दे पाती हो या नहीं। तैयार हो?
यस सर। पलक, ये सवाल आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन एग्जाम 2020 में पूछा गया था। सवाल है, ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक है? ए, नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना और अधिकार देना। बी, नागरिकों को उचित और पक्षपात विहीन निर्णय देना। सी, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। या डी, ई वाणिज्य यानी ई कॉमर्स में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना। सर, इसका जवाब तो बहुत सीधा है। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, तो इसका सबसे सटीक वर्णन होगा ऑप्शन सी, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्सीलेंट। देखो दोस्तों, एग्जामिनर ने कितना सीधा और फाउंडेशनल सवाल पूछा है। ई गवर्नेंस का मूल अर्थ ही है शासन चलाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का उपयोग करना, और ये तभी संभव है जब देश में करोड़ों लोग इंटरनेट से जुड़े हों। देख रहे हो, हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। इसी जुड़ाव को समझना ही इस चैप्टर की आत्मा है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले सीन में देखा, जब देश की आधी से ज्यादा आबादी ऑनलाइन आ गई तो सरकार ने सोचा, क्यों ना शासन को फाइलों और दफ्तरों से निकालकर सीधे जनता के मोबाइल फोन तक पहुंचा दिया जाए। एमएमआई, और यहीं से भारत में जन्म हुआ डिजिटल सुशासन यानी ई गवर्नेंस की एक नई लहर का। सर, मतलब सरकार अब व्हाट्सएप पे काम करती है? कह सकते हो, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और व्यवस्थित है। ई गवर्नेंस का मतलब है सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पहुंचाना, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, तेज और जवाबदेही यानी अकाउंटेबल बन सके। और इस क्रांति को एक मिशन का रूप दिया गया जिसका नाम है डिजिटल इंडिया मिशन। दोस्तों, 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुए इस मिशन ने 2025 में अपने 10 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसका एक ही सपना था, भारत को एक डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था यानी डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी में बदलना। इस मिशन के कई स्तंभ हैं, लेकिन हम परीक्षा की दृष्टि से 4 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों पर फोकस करेंगे, जहां से बार बार सवाल बनते हैं। स्तंभ 1, यूपीआई, भुगतान क्रांति का महानायक। पलक, याद है वो दिन जब सब्जी वाले को 10 रुपए देने के लिए भी जेब में छुट्टा ढूंढना पड़ता था? हाँ सर, और अक्सर छुट्टा नहीं मिलता था। अब तो रेडी वाला भी कहता है, मैडम क्यूआर कोड पर कर दो। यही है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की ताकत। यह सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति है। इसके आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। 2025 के आंकड़े, अप्रैल 2025 में सिर्फ 1 महीने में यूपीआई के माध्यम से 7 करोड़ से ज्यादा लेन देन हुए, जिनकी कुल कीमत 24.77 लाख करोड़ रुपए थी। आज दुनिया में होने वाले हर 100 रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 49 अकेले भारत में होते हैं। हम इस मामले में दुनिया के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हैं। सामाजिक प्रभाव, इसने छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाया है, कैश पर निर्भरता कम की है और वित्तीय लेन देन में अभूतपूर्व पारदर्शिता लाई है। पहले सरकारी योजनाओं का पैसा दिल्ली से चलता था और लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते उसका एक छोटा सा हिस्सा ही बचता था। बीच में बहुत सारे लीकेज थे। इस लीकेज को बंद करने के लिए सरकार ने 2 ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल किया, आधार और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी। 2025 के आंकड़े, अप्रैल 2025 तक भारत में 142 करोड़ आधार आईडी बनाए जा चुके हैं। इस आधार को बैंक खातों से जोड़कर सरकार ने डीबीटी के माध्यम से मई 2025 तक 44 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए हैं। इसका नतीजा, सरकार ने 3.48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की है, जो पहले बिचौलियों और फर्जी लाभार्थियों की जेब में जाता था। सामाजिक प्रभाव, ये निश्चित करता है कि पेंशन, सब्सिडी और स्कॉलरशिप का पैसा बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचे। इसने करोड़ों फर्जी राशन कार्ड और गैस कनेक्शन को सिस्टम से बाहर किया है। पलक, जब तुम किसी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरती हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाती हो तो कितनी सारी फाइलों का बोझ उठाना पड़ता है। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ सर, बहुत झंझट होता है और हमेशा डर लगा रहता है कि कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो ना जाए। इसी समस्या का समाधान है डिजी लॉकर। ये एक वर्चुअल लॉकर है
जहां आप अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को डिजिटली रूप से स्टोर कर सकते हैं और ये कानूनी रूप से ओरिजिनल के बराबर मान्य है। 2025 के आंकड़े। जून 2025 तक डिजी लॉकर के 53.92 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं। सामाजिक प्रभाव। अब आपको हर जगह फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। इससे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बेहद आसान और तेज हो गई है और कागजी कार्यवाही कम हुई है। ये सारी डिजिटल सेवाएं शहरों तक तो ठीक हैं, लेकिन भारत तो गांव में बसता है। अगर गांव ही इंटरनेट से नहीं जुड़ेंगे तो डिजिटल इंडिया का सपना अधूरा रह जाएगा। इसी खाई को पाटने के लिए शुरू हुई भारत नेट परियोजना। 2025 के आंकड़े। जनवरी 2025 तक भारत नेट परियोजना के तहत 6.92 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर देश की 2.18 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है। सामाजिक प्रभाव। ये परियोजना ग्रामीण भारत में ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन यानी दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा और ई एजुकेशन यानी ऑनलाइन शिक्षा को पहुंचाने का आधार है। ये गांव और शहर के बीच के डिजिटल अंतर को कम करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। दोस्तों, ये तो थी राष्ट्रीय स्तर की तस्वीर। इन सभी योजनाओं को याद रखने के लिए मैंने आपके लिए एक क्विक रिवीजन टेबल बनाई है। इसे अपनी नोटबुक में जरूर बना लेना। वाह सर, ये तो इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे अपने रंगीले राजस्थान की। ई गवर्नेंस के मामले में राजस्थान हमेशा से देश के अग्रणी राज्यों में रहा है। यहाँ की 2 फ्लैगशिप योजनाएं तो पूरे देश के लिए एक मिसाल हैं और आपके एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक हैं। राजस्थान में सरकार आपके द्वार का सबसे बड़ा उदाहरण है ई मित्र यानी ई मित्रा। ये वो छोटी छोटी दुकानें या कियोस्क हैं जो आपके पड़ोस में हैं और जहां आप लगभग सभी सरकारी काम करवा सकते हैं। बिजली पानी का बिल भरना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना, जन आधार में अपडेट करवाना या किसी भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरना। 2025 के आंकड़े। आज पूरे राजस्थान में 80,000 से ज्यादा ई मित्र कियोस्क हैं जो 600 से ज्यादा अलग अलग तरह की सरकारी और निजी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सामाजिक प्रभाव। इसने आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाया है। इससे समय, पैसा और ऊर्जा तीनों की बचत होती है और काम आसानी से हो जाता है। पलक, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे गांव की पंचायत में मनरेगा के तहत किसे किसे काम मिला है या तुम्हारे वार्ड में किन किन लोगों को पेंशन मिल रही है? नहीं सर, ये सब पता करना तो बहुत मुश्किल होगा। पहले था, अब नहीं। राजस्थान सरकार ने एक क्रांतिकारी पोर्टल बनाया है, जन सूचना पोर्टल। ये पोर्टल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) की सच्ची भावना को लागू करता है, जो कहती है कि सरकार को खुद से यानी सुओ मोटो ज्यादा से ज्यादा जानकारी जनता को देनी चाहिए। 2025 के आंकड़े। अक्टूबर 2025 तक इस पोर्टल पर भागों की 351 योजनाओं से जुड़ी 749 तरह की जानकारियां उपलब्ध हैं और इस पोर्टल पर 26.45 करोड़ से ज्यादा लोग जानकारी लेने आ चुके हैं। सामाजिक प्रभाव। ये पोर्टल आम नागरिक को यह शक्ति देता है कि वो बिना किसी आरटीआई आवेदन के अपने मोबाइल पर ही ये देख सके कि सरकारी योजनाओं का लाभ किसे और कैसे मिल रहा है। ये सामाजिक अंकेक्षण का सबसे बड़ा डिजिटल हथियार है और शासन में पारदर्शिता की गारंटी है। चलो राजस्थान की इन दोनों योजनाओं को भी एक टेबल में समेट लेते हैं। जी सर। देखा आपने कैसी केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर टेक्नोलॉजी के जरिए शासन को आम आदमी के लिए खास बना रही हैं। अब तैयार हो जाओ अगले सवालों के लिए, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से आपकी समझ को परखेगा। अब एक सवाल जो सीधे तौर पर तो नहीं पूछा गया, लेकिन डिजिटल इंडिया की समझ पर आधारित है। ध्यान से सुनना। भारत सरकार के कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक प्रमुख पहल डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ये नागरिकों को अपने डिजिटल दस्तावेज संग्रहित करने के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बी, डिजी लॉकर में जारी किए गए दस्तावेजों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर लागूनी मान्यता प्राप्त है। सी, इसका उपयोग केवल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है। और डी, इसका उपयोग कागजी उपयोग को कम करके और प्रशासनिक उपरिव्यय को घटाकर ई गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। सर, इसमें कथन सी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने बताया था कि इसमें हम ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड जैसे कई तरह के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, सिर्फ शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं। परफेक्ट, तुम्हारा विश्लेषण बिल्कुल सही है। डिजी लॉकर एक मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म है। अब राजस्थान पर आते हैं। ये सवाल आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया था, जो आईसीटी की गहरी समझ की मांग करता है। नेक्स्ट प्रश्न।
आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ये शासन में पारदर्शिता को बढ़ाता है। बी, ये सरकारी सेवाओं की पहुंच को सुगम बनाता है। सी, ये नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को सीमित करता है। और डी, ये प्रशासनिक दक्षता में सुधार करता है। सर, ये तो बहुत स्पष्ट है। आईसीटी और ई गवर्नेंस तो सरकार और नागरिकों के बीच संवाद को बढ़ाते हैं, सीमित नहीं करते हैं। जैसे जन सूचना पोर्टल या संपर्क पोर्टल। तो कथन सी, नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को सीमित करता है, बिल्कुल गलत है। ब्रिलियंट। तुम देख रही हो पलक, सवाल राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर की योजनाओं से बन रहे हैं। और सवाल सिर्फ फैक्ट्स नहीं पूछ रहे, बल्कि उनके प्रभाव और उद्देश्य के बारे में पूछ रहे हैं। यही है एग्जामिनर का माइंडसेट, और यही हमें क्रैक करना है। दोस्तों और पलक, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आईटी एक वरदान है जिसने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, तो इसका एक भयानक अभिशाप भी है। एक अंधेरी दुनिया जहां एक क्लिक पर आपकी मेहनत की कमाई और आपकी इज्जत दोनों लुट सकती है। और इस दुनिया का नाम है साइबर क्राइम। सर, ये तो बहुत डरावना लगता है। डरावना है पलक, और इसीलिए इसके बारे में जानना और भी जरूरी है, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। पहले तो ये समझो कि ये खतरा कितना बड़ा है। 2025 के ये आंकड़े आपकी आंखें खोल देंगे। वित्तीय धोखाधड़ी का भूकंप। साल 2024 में हम भारतीयों ने साइबर धोखाधड़ी में 22,845 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवा दिए। ये रकम पिछले साल की तुलना में 206% ज्यादा है। ये दिखाता है कि साइबर अपराधी कितनी तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं। अपराधों की बाढ़। 2024 में ही 22.68 लाख से ज्यादा साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं दर्ज की गईं। मतलब हर मिनट दर्जनों भारतीय साइबर हमले का शिकार हो रहे हैं। ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए। न जाने कितने लोग तो शर्म और डर के मारे बताते भी नहीं। अब सवाल यह है कि ये अपराधी करते क्या हैं। चलो साइबर अपराध के कुछ आम तरीकों को समझते हैं, ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सकें। जी सर। साइबर अपराध के प्रकार। हैकिंग, किसी के कंप्यूटर, मोबाइल या नेटवर्क में बिना इजाजत के घुसपैठ करना, जैसे किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लेना। फिशिंग, ये मछली पकड़ने जैसा ही है, बस यहां चारा होता है लालच। आपको एक एसएमएस या ईमेल आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वन 5 लाख रुपीज, क्लिक हियर टू क्लेम, या योर एसबीआई अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, अपडेट योर केवाईसी हियर। जैसे ही आप उस नकली लिंक पर क्लिक करके अपनी जानकारी यानी यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी डालते हैं, आपका अकाउंट खाली। पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट, आपके व्यक्तिगत दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड का इस्तेमाल करके आपके नाम पर लोन लेना या सिम कार्ड खरीदना। साइबर स्टॉकिंग या बुलिंग, सोशल मीडिया पर किसी को लगातार परेशान करना, धमकी देना या उसके बारे में अफवाहें फैलाना। रैंसमवेयर, ये एक तरह की डिजिटल फिरौती है। हैकर आपके कंप्यूटर की सारी फाइलों को लॉक यानी एनक्रिप्ट कर देता है और उन्हें वापस खोलने के बदले में आपसे पैसे यानी अक्सर क्रिप्टो करेंसी में मांगता है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स, ये एक नया और बहुत खतरनाक ट्रेंड है। इसमें अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई या ईडी का अधिकारी बताकर आपको वीडियो कॉल करते हैं। वे आपको डराते हैं कि आपके नाम पर कोई अवैध पार्सल आया है या आप किसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल हैं, और फिर केस रफा दफा करने के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। समझ गई सर। पलक, एक बात समझो, जिस यूपीआई ने रेहड़ी वाले को सशक्त बनाया, उसी यूपीआई ने इन चोरों को धोखाधड़ी का एक नया और आसान रास्ता भी दे दिया। जिस डिजिटल क्रांति का हम जश्न मना रहे हैं, उसी ने अपराध का एक नया मैदान भी तैयार कर दिया है। ये विरोधाभास क्यों पैदा हुआ? क्योंकि हमारे देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास डिजिटल साक्षरता और सुरक्षा जागरूकता के विकास से कहीं ज्यादा तेजी से हुआ। हमने लोगों के हाथ में स्मार्टफोन और 4G इंटरनेट तो दे दिया, लेकिन उन्हें ये सिखाने में पीछे रह गए कि इस ताकत का सुरक्षित इस्तेमाल कैसे करना है। इसी विकास भेद्यता विरोधाभास का फायदा साइबर अपराधी उठाते हैं। तो सर, इन अपराधियों से निपटने के लिए क्या हमारे पास कोई कानून नहीं है? बिल्कुल है पलक, और यही हमारे एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन डिजिटल अपराधियों से लड़ने के लिए हमारे पास एक कानूनी हथियार है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, कानूनी शस्त्रागार आईटी एक्ट 2000। दोस्तों, इस कानून को साइबर कानून या आईटी एक्ट भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को कानूनी मान्यता देना और साइबर अपराधों को परिभाषित करके उनके लिए सजा का प्रावधान करना है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरे भारत में लागू होता है, और अगर कोई विदेशी नागरिक भी भारत में स्थित किसी कंप्यूटर या नेटवर्क को निशाना बनाकर अपराध करता है, तो उस पर भी ये कानून लागू होता है। अब आपको पूरा एक्ट रटने की जरूरत नहीं है।
रीट परीक्षा के लिए हमें बस कुछ चुनिंदा धाराओं पर फोकस करना है, जहां से सीधे सवाल बनते हैं। मैंने इन धाराओं को एक आसान टेबल में बदल दिया है। धारा 65, कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़, टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, 3 साल तक की जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। धारा 66, हैकिंग या कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। धारा 66C, पहचान की चोरी जैसे पासवर्ड, डिजिटल सिग्नेचर चुराना, 3 साल तक की जेल और जुर्माना। धारा 66E, गोपनीयता का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, जैसे किसी की निजी तस्वीरें बिना सहमति के खींचना या शेयर करना, 3 साल तक की जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। धारा 67, अश्लील सामग्री प्रकाशित करना, पब्लिशिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पहली बार अपराध पर 3 साल तक जेल और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। धारा 67A, यौन रूप से स्पष्ट सामग्री प्रकाशित करना, पब्लिशिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल, पहली बार अपराध पर 5 साल तक जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माना। इस टेबल को अपनी दीवार पर चिपका लो, यहां से एक सवाल पक्का समझो। चलो अब देखते हैं कि पिछले सालों में एग्जामिनर ने इस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे हैं। ओके मान सर। पलक, आईटी एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। किसी व्यक्ति की निजी तस्वीरों को उसकी सहमति के बिना इंटरनेट पर प्रकाशित करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत एक अपराध है? ए, धारा 66, बी, धारा 66C, सी, धारा 66E, डी, धारा 67। सर निजी तस्वीरें मतलब प्राइवेसी का उल्लंघन, तो ये आएगा धारा सी 66E, गोपनीयता का उल्लंघन के तहत। क्या बात है। अब एक और, ये आपकी कॉमन सेंस और टॉपिक की समझ को परखेगा। अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? ए, फिशिंग, बी, हैकिंग, सी, डिजिटल लॉकर, डी, स्पैमिंग। सर ये तो बहुत आसान है, फिशिंग, हैकिंग और स्पैमिंग अपराध हैं। लेकिन सी, डिजिटल लॉकर, तो डिजिटल इंडिया के तहत सरकार द्वारा दी गई एक बहुत ही उपयोगी सुविधा है। करेक्ट। अब आखिरी सवाल इस राउंड का, ये थोड़ा अलग है। ये दिखाता है कि आईटी का प्रभाव सिर्फ अपराध और गवर्नेंस तक सीमित नहीं, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाना जाता है। प्रश्न, ग्रीनस्टोन के रचनाकारों को अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रसंस्करण महासंघ द्वारा 2004 के नामूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? ए, डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, बी, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, सी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देने के लिए, डी, न्यूजीलैंड में डिजिटल क्रांति लाने के लिए। सर ये तो सीधा हमारे चैप्टर के नाम से ही जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर होगा बी, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। देखा दोस्तों, एग्जामिनर ने सीधे सीधे हमारे टॉपिक के नाम से ही सवाल पूछ लिया। इससे आप समझ सकते हैं कि ये अध्याय आपकी परीक्षा के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि आईटी के समाज पर पड़ने वाले हर तरह के प्रभाव, अच्छे और बुरे, दोनों को गहराई से समझना होगा। पलक, हमने डिजिटल इंडिया की एक बहुत ही शानदार और चमकदार तस्वीर देखी। हमने यूपीआई की क्रांति देखी, डीबीटी का जादू देखा। पर एक और सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई, एक ऐसी खाई जो अमीर और गरीब, शहर और गांव और यहां तक कि पुरुष और महिला को भी बांटती है। इस खाई का नाम है डिजिटल डिवाइड या डिजिटल विभाजन। डिजिटल डिवाइड, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है समाज के एक हिस्से का टेक्नोलॉजी और इंटरनेट तक पहुंच बना लेना, जबकि दूसरे बड़े हिस्से का इससे वंचित रह जाना। ये सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन का ना होना नहीं है, ये अवसरों का विभाजन है, विकास का विभाजन है। चलो 2025 के ताज़ा आंकड़ों से इस विभाजन की गहराइयों को नापते हैं। सबसे पहले शहरी ग्रामीण खाई, द अर्बन रूरल गैप। हमने पढ़ा कि भारत की 55.3% आबादी ऑनलाइन है, पर इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आज भी देश की 44.7% आबादी यानी लगभग 65 करोड़ लोग इंटरनेट की दुनिया से बाहर हैं। और इनमें से ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? गांव में। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में केवल 31% लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जबकि शहरी भारत में यह आंकड़ा 67% है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जी सर। 2. लैंगिक खाई, द जेंडर गैप, मेल वर्सेस फीमेल।
ये खाई और भी चिंताजनक है। टेक्नोलॉजी तक पहुंच के मामले में महिलाओं को अक्सर पीछे छोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत में इंटरनेट उपयोग में लैंगिक अंतर सबसे खराब में से एक है, जो 40.4% है। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि ग्रामीण भारत में 51% महिलाओं के पास अपना खुद का मोबाइल फोन तक नहीं है। राजस्थान की हकीकत 2025 की एक रिपोर्ट जो विशेष रूप से ग्रामीण राजस्थान पर केंद्रित थी, उसने बताया कि 14 से 16 आयु वर्ग में जहां 42.7% लड़कों के पास अपना स्मार्टफोन है, वहीं केवल 34.6% लड़कियों के पास ही अपना फोन है। भले ही लगभग हर घर में फोन है, लेकिन उस पर पहला हक लड़के का ही होता है। 3. आर्थिक खाई, द इकोनॉमिक गैप, मनी वर्सेस कॉइन। इंटरनेट और डिजिटल डिवाइस अभी भी गरीबों की पहुंच से दूर हैं। आंकड़े: भारत के सबसे गरीब 20% परिवारों में से केवल 2.7% के पास कंप्यूटर है और केवल 8.9% के पास ही इंटरनेट की सुविधा है। इसकी तुलना में सबसे अमीर 20% परिवारों में ये आंकड़े क्रमशः 27.6% और 50.5% हैं। 4. असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव। ये सबसे महत्वपूर्ण और नया बिंदु है जिस पर नीति आयोग ने अक्टूबर 2025 की अपनी रिपोर्ट में ध्यान खींचा है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे 49 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। किसान, मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, कारीगर। ये लोग डिजिटल साक्षरता और संसाधनों की कमी के कारण इस डिजिटल क्रांति से बाहर रह जाने का खतरा झेल रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि एआई और नई टेक्नोलॉजी अगर समावेशी तरीके से लागू नहीं की गई तो ये इस खाई को और भी चौड़ा कर सकती हैं। तो पलक, इन सब बातों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? डिजिटल डिवाइड सिर्फ डिवाइस या इंटरनेट न होने की समस्या नहीं है, ये अवसरों का विभाजन है, डिवाइड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सोचो, एक ग्रामीण छात्र जिसके पास इंटरनेट नहीं है, वो DIXART पोर्टल पर मौजूद हजारों लर्निंग वीडियोस तक नहीं पहुंच सकता। एक गांव की महिला जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो स्वास्थ्य सलाह के लिए ई-संजीवनी ऐप का उपयोग नहीं कर सकती और न ही वो वित्तीय स्वतंत्रता के लिए UPI का इस्तेमाल कर सकती है। इसका मतलब है कि डिजिटल विभाजन सीधे सीधे शैक्षिक विभाजन यानी एजुकेशन डिवाइड, स्वास्थ्य विभाजन यानी हेल्थ केयर डिवाइड और आर्थिक विभाजन यानी इकोनॉमिक डिवाइड को जन्म दे रहा है। ये समाज में पहले से मौजूद असमानताओं को और भी गहरा कर रहा है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव है जिसे एक भावी शिक्षक के रूप में आपको समझना ही होगा। जी सर। ये डिवाइड एक बहुत ही गहरा सामाजिक मुद्दा है और एग्जामिनर इस पर सवार बनाकर आपकी सामाजिक समझ को परखता है। चलो एक सवाल करते हैं। भारत में डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित है? ए. डिजिटल इंडिया मिशन, बी. स्किल इंडिया मिशन, सी. भारत नेट परियोजना, डी. प्रधानमंत्री जनधन योजना। गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने वाली योजना है सी, भारत नेट परियोजना। एक्सीलेंट। अब इस कॉन्सेप्ट को एक व्यापक सामाजिक विचार से जोड़ते हैं। ये सवाल RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी 2020 में पूछा गया था। यह सीधे तौर पर IT का सवाल नहीं है, लेकिन इसका गहरा संबंध हमारे टॉपिक से है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? ए. विशिष्ट स्थान, बी. अमूर्तता, सी. स्थायित्व, डी. सामुदायिक भावना। सर, ये तो समाजशास्त्र का प्रश्न है। समुदाय की परिभाषा के अनुसार समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक स्थान या क्षेत्र होता है, वो स्थायी होता है और उसमें सामुदायिक भावना होती है। समुदाय अमूर्त नहीं बल्कि मूर्त होता है, तो इसका उत्तर बी, अमूर्तता होना चाहिए। करेक्ट। अब देखो, मैंने ये सवाल यहाँ क्यों पूछा। परंपरागत रूप से समुदाय के लिए एक विशिष्ट स्थान का होना जरूरी है, लेकिन आज सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया ने वर्चुअल कम्युनिटीज बना दिए हैं। हमारा ये मान एजुकेशन का YouTube चैनल भी तो एक समुदाय है। आप सब इसके सदस्य हैं। हमारे बीच एक सामुदायिक भावना है, लेकिन हम किसी एक विशिष्ट स्थान पर नहीं हैं। कोई सीकर से है, कोई जोधपुर से, कोई जयपुर से। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी समाज की समुदाय जैसी बुनियादी परिभाषाओं को ही बदल रही है। दिस इज द रियल सोशल इम्पैक्ट। समझी? वाह सर, अब समझ आया कि अब क्यों कहते हैं कि हर विषय एक दूसरे से जुड़ा है। दिस इज अमेजिंग। तो दोस्तों, हमने सिक्के के दोनों पहलू देख लिए। हमने डिजिटल इंडिया की चमक देखी और डिजिटल डिवाइड का अंधेरा भी। हमने ई-गवर्नेंस का वरदान देखा और साइबर क्राइम का अभिशाप भी। अब समय है भविष्य की ओर देखने का। क्लाइमैक्स का समय है।
अब हम देखेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी हमारे समाज और अर्थव्यवस्था को किस नए क्षितिज, किस नई मंजिल की ओर ले जा रही है। आईटी आज हमारे देश के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन इंजन बन गया है, जो हर क्षेत्र में विकास को गति दे रहा है। आर्थिक इंजन। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है। जीडीपी में हिस्सेदारी। 2024-25 में भारत की जीडीपी में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान 13.42% तक पहुंचने का अनुमान है और लक्ष्य है कि 2030 तक ये लगभग 20% हो जाए। रोजगार के नए अवसर। टेक्नोलॉजी ने पारंपरिक नौकरियों के अलावा बिल्कुल नई तरह की नौकरियां पैदा की है। आज ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर, एनिमेटर, सोशल मीडिया मैनेजर, एसईओ एक्सपर्ट, ऐप डेवलपर जैसे करियर विकल्प मौजूद हैं, जिनके बारे में 15 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। अकेले टेक्नोलॉजी और एआई इकोसिस्टम में आज 60 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। सामाजिक ताना-बाना। टेक्नोलॉजी ने हमारे समाज के जीने, सीखने और स्वस्थ रहने के तरीके को भी बदल दिया है। ई लर्निंग। कोरोना काल ने हमें ऑनलाइन शिक्षा की ताकत दिखाई। दीक्षा और स्वयं जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म शिक्षा को हर किसी के लिए सुलभ बना रहे हैं। दीक्षा पोर्टल पर आज 19,699 से ज्यादा कोर्स और 18.2 करोड़ से ज्यादा एनरोलमेंट्स हैं। टेलीमेडिसिन। अब अच्छे डॉक्टर की सलाह के लिए बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। सरकार की ई-संजीवनी पहल ने दिसंबर 2024 तक 31.86 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श प्रदान किए हैं। ये दूर दराज के इलाकों के लिए एक वरदान है। सामाजिक जुड़ाव। आज सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति, जागरूकता और जुड़ाव का एक शक्तिशाली मंच बन गया है। भारत में यूट्यूब के 49.1 करोड़, इंस्टाग्राम के 41.4 करोड़ और फेसबुक के 38.3 करोड़ यूजर्स हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया मार्केट बनाता है। तीसरा, भविष्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दोस्तों, भविष्य का सबसे बड़ा गेम चेंजर है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वो टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। इंडिया एआई मिशन। भारत सरकार ने एआई में ग्लोबल लीडर बनने के लिए 10,371.92 करोड़ रुपए का एक महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किया है। आर्थिक क्षमता। एक अनुमान के मुताबिक एआई 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में $1.7 ट्रिलियन यानी लगभग 140 लाख करोड़ रुपए जोड़ सकता है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि हर क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, यह है सूचना प्रौद्योगिकी का समग्र प्रभाव। अब समय है आज की क्लास के फाइनल राउंड का, द एमसीक्यू शोडाउन। मैं 2 सवाल पूछूंगा और तुम्हें सही ऑप्शन चुनना है। रेडी पलक? यस सर, एब्सोल्युटली रेडी। परफेक्ट। पहला सवाल राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ई गवर्नेंस सुविधा से जुड़ा हुआ है। ये सवाल सीधे RSCIT असेसमेंट से प्रेरित है, जो दिखाता है कि ये कितना बेसिक और महत्वपूर्ण है। प्रश्न 9। राजस्थान सिंगल साइन ऑन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल सुरक्षित पासवर्ड प्रबंधन प्रदान करना। बी. एक ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। सी. व्यवसाय पंजीकरण के लिए सिंगल विंडो मंजूरी देना। या डी. केवल इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की सुविधा देना। सर, SSO का मतलब ही है सिंगल साइन ऑन। इसका उद्देश्य है कि नागरिक एक ही आईडी पासवर्ड से सभी सरकारी पोर्टल्स और सेवाओं का लाभ उठा सकें। तो सही जवाब है बी, एक ही लॉगिन से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। फैंटास्टिक, योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। और अब आज की क्लास का आखिरी सवाल, द मास्टर स्ट्रोक। ये सवाल ई कॉमर्स के एक महत्वपूर्ण मॉडल पर आधारित है, जो अक्सर सूचना सहायक जैसी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न 10। ई कॉमर्स में C2C, कस्टमर टू कस्टमर मॉडल का एक लोकप्रिय उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट है? ए. Amazon.in, बी. irctc.co.in, सी. OLX.in, डी. Dell.com। सर, C2C का मतलब है जहां एक कस्टमर यानी कस्टमर सीधे दूसरे कस्टमर को सामान बेचता है। Amazon B2C है, IRCTC भी B2C है और Dell भी B2C है। लेकिन COLX.in पर एक आम इंसान अपना पुराना सामान दूसरे आम इंसान को बेचता है। तो यही C2C का सबसे अच्छा उदाहरण है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पलक, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारी तैयारी एकदम सही ट्रैक पर है।
और ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए है, आपकी सफलता। जब आप शिक्षक बनके उन स्कूलों में बच्चों का भविष्य संवारेंगे जहां शायद आज भी डिजिटल डिवाइड की खाई मौजूद है, वही हमारी असली गुरुदक्षिणा होगी। लेकिन उस गुरु दक्षिणा से पहले आज मैं आपसे अपने इन छोटे भाई बहनों से कुछ मांगना चाहता हूं। ये जो फ्री क्वालिटी एजुकेशन हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम का दिन रात का पसीना और एक सपना है। एक सपना कि राजस्थान के हर कोने में बैठा बच्चा बिना किसी आर्थिक तंगी के बेहतरीन शिक्षा पा सके। इस सपने को जिंदा रखने के लिए, इसे और बड़ा करने के लिए हमें आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की जरूरत है। हमारी एक छोटी सी कोशिश है टेस्टक्यू ऐप। इस ऐप पर हम रीट मेंस के लिए रोजाना बिल्कुल फ्री क्विज डालते हैं, ताकि जो भी आपने पढ़ा है उसका आप अभ्यास कर सकें और आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। आज मैं आपसे अपने दिल से कहना चाहता हूं, अगर आपको हमारी इस 2 घंटे की मेहनत में हमारी आंखों में थोड़ी भी सच्चाई और ईमानदारी दिखी हो, तो प्लीज गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी टेस्टक्यू ऐप को 5 स्टार रेटिंग यानी 5 स्टार जरूर दें। आपका दिया हुआ एक एक स्टार हमारी पूरी टीम का हौसला लाखों गुना बढ़ा देता है। जब हम रात को थक कर आपके कमेंट्स और रेटिंग्स पढ़ते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है और अगले दिन दुगनी ऊर्जा से काम करने का जज्बा मिलता है। सर, ये कैसे करना है? ये बहुत आसान है, बस 1 मिनट लगेगा। स्टेप 1, अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर खुलें। स्टेप 2, ऊपर सर्च बार में टेस्टक्यू टाइप करें। स्टेप 3, हमारे लोगो वाले ऐप को इंस्टॉल करें। स्टेप 4, ऐप में नीचे रेट दिस ऐप सेक्शन में 5वें स्टार यानी 5th स्टार पर टैप करें, उसे चमका दें और सबसे जरूरी, नीचे दिए गए बॉक्स में अपने दिल से कुछ शब्द लिखें। बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, आपको इस परिवार का हिस्सा बनकर कैसा महसूस होता है, आपको हमारी मेहनत से कैसे मदद मिल रही है। आपके ये शब्द हमारे लिए किसी भी अवार्ड से, किसी भी ट्रॉफी से बढ़कर हैं। मुझे पूरी उम्मीद है मेरा हर एक स्टूडेंट जो आज इस क्लास को देख रहा है, जो खुद एक शिक्षक बनने वाला है, वो इस गुरु दक्षिणा से हमें वंचित नहीं रखेगा। वी आर वेटिंग फॉर योर 5 स्टार रेटिंग्स। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए जोश के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।